नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। शुभांग अपने ऑफिस वापस तो आ गया था, लेकिन नंदिनी से दूर आने के बाद उसे एक पल को भी चैन नहीं मिल रहा था। वो परेशान हो गया था अपनी दिल की कश्मकश से। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी इस उलझन से वो कैसे छुटकारा पाए। और अब उसका गुस्सा कहर बनकर सब पर बरस रहा था। कुछ देर की उठापटक के बाद, कुछ सोचते हुए, अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे याद आया कि नंदिनी चंडेल कंस्ट्रक्शन कंपनी से शुभांग के निकलने से पहले ही घर चली गई थी, और उसने मीटिंग की मिनट्स फाइल पर शुभांग के हस्ताक्षर नहीं लिए थे। शुभांग ने दीपेन को फोन करके कहा, अभी तुरंत चंदेल कंस्ट्रक्शन कंपनी में फोन करके कहो कि मिस नंदिनी मिनट्स की फाइल लेकर तुरंत मेरे पास आए, क्योंकि अगले वीक तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। दीपेन शुभांग का पर्सनल सेक्रेटरी था, लेकिन दोनों में दोस्ती भी अच्छी खासी थी। दीपेन जल्दी से बोला, यस सर, मैं अभी फोन करता हूँ। शुभांग ने धमकी भरे लहजे में कहा, ध्यान रहे, मेरे चैम्बर में फाइल लेकर मिस नंदिनी ही आनी चाहिए। कोई और आया तो तुम्हारी नौकरी रिस्क में आ जाएगी। कहकर शुभांग ने फोन काट दिया और बेचैनी से अपने चैम्बर में चक्कर लगाते हुए बोला, तुमने शुभांग आर्य से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया मिस नंदिनी। क्या कहा था तुमने कि तुम भी मुझसे नफरत करती हो? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे चैलेंज करने वाले को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद नंदिनी हाथ में फाइल लिए शुभांग के चैम्बर में उसके ठीक सामने खड़ी थी। शुभांग अपनी चेयर से उठकर उसके पास आते हुए गुस्से से बोला, कितनी केयरलेस हो तुम मिस नंदिनी। पता नहीं बलराज कैसे तुम्हारे साथ मैनेज कर पाता है। मेरे ऑफिस में होती तो मैं 1 मिनट में तुम्हें निकाल कर बाहर करता। नंदिनी हैरानी से शुभांग को देख रही थी कि इन्हें किस बात का इतना गुस्सा है। शुभांग उसके पास आकर उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम आर्य बिल्डर्स ग्रुप के एमडी के चैम्बर में खड़ी हो, इतनी तो तुम्हारी औकात भी नहीं है। फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने व्यंग से कहा, सही कहा आपने, आपके सामने खड़े होने की मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी भी औकात है वो मेरी मेहनत और काबिलियत के बल पर है। और आपको ये कंपनी और ये कुर्सी दोनों ही विरासत में मिली है। फिर किस बात का इतना घमंड है आपको? और रही बात मेरी सिंसियरिटी की, तो हाफ डे लीव के बाद भी मैं इस फाइल के साथ आपके सामने खड़ी हूँ। ये मेरी सिंसियरिटी का ही सबूत है। शुभांग गुस्से से बिल्कुल बौखला गया था। ये लड़की तो उसे ही उसकी औकात दिखाने लगी। उसने कसकर नंदिनी की दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने बिल्कुल पास खींच लिया और बोला, मैं कौन हूं और मुझे किस बात का घमंड है? अगर तुम्हें ये दिखाने पर आ गया तो सच में बहुत पछताओगी। समझती क्या हो तुम खुद को? जब देखो तब मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। नंदिनी अपना हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटकर बोली, मुझे आपके सामने आने का कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट मैं तो महादेव से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि अब जिंदगी में दोबारा मुझे आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। रही बात अभी आने की, तो आपके सेक्रेटरी ने मुझे ही फाइल लेकर आने को कहा था, तो मेरे जैसे एम्प्लाई के लिए मना करना बहुत मुश्किल था। इतना तो आप जानते ही होंगे मिस्टर शुभांग आर्य। वैसे आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो निश्चित रूप से आपका टाइम भी बहुत कीमती होगा। उसे यूं मुझ पर जाया मत कीजिए। प्लीज फाइल पर अपने साइन कर दीजिए। मुझे यहाँ एक पल रुकने में भी घुटन महसूस हो रही है। शुभांग ने दोबारा उसकी बाह पकड़कर उसे एक झटके में अपने बिल्कुल करीब करते हुए कहा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं दूसरों की मर्जी से कोई काम नहीं करता।
तुम यहाँ आई भी मेरी मर्जी से हो और जब तक मैं नहीं चाहूंगा यहाँ से जा भी नहीं सकती। शुभांग के अचानक अपनी ओर खींचने से नंदिनी की हथेली शुभांग के सीने से जा लगी। नंदिनी ने महसूस किया कि शुभांग का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसको इतने करीब से महसूस करने के बाद नंदिनी की धड़कनें भी बेकाबू हो गई थी। लेकिन उसकी बाहों पर शुभांग की पकड़ इतनी तेज थी कि दर्द से नंदिनी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने दुनिया भर की मासूमियत और बेचारगी से शुभांग की आंखों में देखकर कहा, मैं तो बस इस फाइल पर आपके साइन लेने आई थी। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने कि आप मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं? नंदिनी की मासूम आंखें इतने करीब से शुभांग की आंखों में बड़ी बेचारगी से देख रही थी। शुभांग उसमें डूबता चला गया। अब उसे उन आंखों की गहराई के सिवा ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई पड़ रहा था। नंदिनी की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगोने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, अपने चैम्बर में आने वाली हर लड़की के साथ आप ऐसा ही बिहेव करते हैं या बस मुझसे ही इतनी नफरत है? कहते कहते नंदिनी की आवाज कांप गई, पर शुभांग तो जैसे एकदम से होश में आ गया था। नंदिनी की कांपती आवाज और उसके बहते आंसू शुभांग को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे। उसने जल्दी से नंदिनी का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। शायद अपनी आंखों में नंदिनी के लिए उमड़ती भावनाओं को वो उसे दिखाना नहीं चाहता था। लाख कोशिशों के बावजूद शुभांग की आंखों से भी एक कतरा आंसू लुढ़क कर गिर गया था। उसकी जुबान को तो जैसे ताला लग गया था और गुस्सा वो तो जाने कहाँ गायब हो गया था। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे, लेकिन जब शुभांग को नंदिनी के सुबकने की आवाज आई, तो उसने धीरे से कहना शुरू किया, किसी और लड़की की इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे चैम्बर में मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ऐसी बातें करे। रही बात तुम्हारी, तो चाह कर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मैंने कभी भी जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहा, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ तो जाने क्यों इतना बेचैन हो जाता हूँ कि खुद पर ही मेरा कंट्रोल नहीं रह जाता। नंदिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप मेरे लिए क्या महसूस करते हैं और मुझे देखते ही क्यों गुस्सा हो जाते हैं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, आप बुरे दिल के नहीं हैं। तभी तो जाने कितनी बार आपने मेरी जान बचाई है। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। शुभांग जल्दी से नंदिनी की ओर पलटा और उसके चिन्ह पर एक उंगली रखते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछकर धीरे से बोला, इधर देखो नंदिनी, मेरी ओर। जाने किस सम्मोहन में बंधी नंदिनी ने अपनी भीगी पलकें उठाकर शुभांग की ओर देखा। शुभांग ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए जरा भी नफरत नजर आती है नंदिनी? नंदिनी कुछ पल उसकी आंखों में अपलक निहारती रही, फिर धीरे से ना में सिर हिला दिया। शुभांग के होठों पर हल्की सी मुस्कान खिंच गई थी। नंदिनी ने शायद पहली बार इस तरह से शुभांग को मुस्कुराते हुए देखा था। वो हैरानी से उसे देखती ही रह गई। आई एम सॉरी नंदिनी, मैंने अब तक जो भी तकलीफ तुम्हें पहुंचाई है उसके लिए। नंदिनी की आंखें तुरंत रोते रोते मुस्कुरा उठी थी। वो पलके झुकाकर बोली, प्लीज आप मुझसे सॉरी मत बोलिए। सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। शुभांग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी नंदिनी? नंदिनी ने अपनी कांपती हथेली हौले से उसके मजबूत हाथों में रख दी थी। शुभांग ने आहिस्ता से उसे हक कर लिया और नंदिनी भी धीरे से उसके पास सिमट गई थी। इस पल में इन दोनों ने जिस एहसास को महसूस किया और इस जादू की झप्पी में जो सुकून था, उसे चंद अल्फाजों में बयां करना मुश्किल है। दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब खड़े एक दूसरे को महसूस कर रहे थे।
लेकिन इससे अधिक पाने की कोई बेताबी नहीं थी। तो दिलों ने एक दूसरे को जाने कौन सा मैसेज भेजा और रिसीव किया, जिसे बस वही दोनों समझ सकते थे। बिना कुछ कहे सुने दोनों एक ऐसे बंधन में बंध गए थे जिसमें कुछ पाने की नहीं, सिर्फ देने की चाह होती है। थोड़ी देर बाद शुभांग ने उसे आहिस्ता से चेयर पर बिठाया और उसके सामने पानी का गिलास रखते हुए कहा, लाओ ये फाइल मुझे दे दो, मैं इस पर साइन करके तुम्हारे ऑफिस भेज दूंगा। नंदिनी ने उसे फाइल पकड़ाते हुए कहा, आप इस पर साइन कर दीजिए, मैं इसे खुद अपने ऑफिस पहुंचा दूंगी, ये मेरी ड्यूटी है। शुभांग अपनी चेयर पर बैठा फाइल का एक एक पेज पढ़ते हुए साइन कर रहा था और नंदिनी कभी कभी चुपके से उसकी ओर देख लेती थी। लेकिन शुभांग से निगाह मिलते ही अनायास अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगती। शुभांग उसकी हड़बड़ी देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठता। थोड़ी देर बाद नंदिनी फाइल लेकर वापस जाने लगी तो शुभांग उसे नीचे तक छोड़ने आया, जिसे देखकर दीपेन तो भौचक्का रह गया था और शुभांग के पीछे पीछे उसके चैम्बर में आ गया। शुभांग उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था। उसे घूरते हुए बोला, एनी प्रॉब्लम दीपेन? दीपेन के चेहरे पर तो आज एक अलग ही स्माइल थी। उसने कहा, नो सर, बस ऐसे ही। आज आपको मुस्कुराते देखकर बहुत अच्छा लगा। शुभांग अपनी मुस्कान छुपाते हुए गुस्से से बोला, तुम भूल रहे हो दीपेन, तुम्हें इस कंपनी में मेरी मुस्कान देखने के लिए नौकरी नहीं मिली है। आगे से ऐसा किया तो तुम्हारी नौकरी रिस्क में आ जाएगी। अपने काम पर फोकस करो। दीपेन मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, मेरी नौकरी तो रोज ही आप रिस्क में ले आते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जैसे आपके अलावा मैं और किसी के साथ काम नहीं कर सकता, वैसे ही आप भी मेरे अलावा किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। फिर सॉरी कहकर जाने लगा। शुभांग ने पीछे से आवाज दी, दीपेन 2 कप कॉफी ऑर्डर करके आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी डिस्कशन करना है। तभी युवराज दंदनाता हुआ शुभांग के चैम्बर में दाखिल हुआ और दीपेन से बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे मिस्टर शुभांग आर्य से कुछ जरूरी बात करनी है। शुभांग गुस्से से युवराज को घूरते हुए बोला, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम मेरे एम्प्लॉय से इस तरह की बात नहीं कर सकते हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे चैम्बर में आने की? युवराज सोफे पर फैल कर बैठ गया और टेबल पर पैर रखते हुए बड़ी बेहयाई से बोला, अपने होने वाले जीजा को 2 टके की लड़कियों के साथ ऐश करते देखकर मुझे टेंशन तो होगी ना, बस उसी का जवाब मांगने आया हूँ। शुभांग गुस्से में युवराज की ओर दौड़ा तो दीपेन चुपचाप बाहर निकल गया। दीपेन के बाहर जाते ही शुभांग ने युवराज का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और जमीन पर फेंकते हुए बोला, तेरी औकात मेरे चैम्बर के सोफे पर बैठने की नहीं है बास्टर्ड। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। युवराज के चेहरे पर कमीनापन साफ झलक रहा था। वो उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, लगता है उस लड़की के साथ तेरा रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है। उसे मैंने 2 टके की कहा और तू इतना भड़क गया। अब की बार शुभांग ने उसके जबड़े पर एक पंच ऐसा मारा, वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। शुभांग ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दरवाजे की ओर धकेलते हुए कहा, देख युवराज, चुपचाप यहाँ से चला जा, क्योंकि अभी मैं तुझसे उलझने के मूड में नहीं हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता भी है। वैसे भी तुझ जैसे नीच आदमी से शराफत से पेश आना मुझे नहीं आता है। युवराज ने अपनी गर्दन शुभांग के हाथ से छुड़ा ली और दरवाजे के पास जाते हुए बड़ी ढिठाई से बोला, अभी 5 मिनट पहले तेरी शराफत बहुत अच्छी तरह से देख चुका हूँ। वैसे लड़कियां रखने का शौक तूने कब से पाल लिया? ये शगल तो मेरा था। ऐसा भी क्या है उस लड़की में कि शुभांग आर्य उसे छोड़ने बाहर तक गया था, जो अपनी होने वाली बीबी को कभी भी सी ऑफ करने नहीं गया?
वैसे तेरी भी गलती नहीं है, वो है ही इतनी खूबसूरत कि मेरा भी दिल फिसल। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शुभांग गुस्से में गुर्राते हुए उस पर थप्पड़ बरसाते हुए बोला, ये मेरा ऑफिस है, इसलिए मैंने तेरी इतनी बकवास सुन ली। यही बात तूने कहीं और बोली होती तो अब तक मैं तेरा जबड़ा तोड़कर तुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ता। युवराज खुद को शुभांग से छुड़ाकर दरवाजे के बाहर निकलते हुए बोला, एक सलाह दे रहा हूं तुझे, इसे मेरी धमकी भी समझ सकता है। मेरी बहन के साथ कोई धोखा करने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शुभांग का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। वो युवराज की ओर दौड़ा, तब तक युवराज बाहर जा चुका था। शुभांग का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने टेबल पर रखा वॉश इतनी जोर से उठाकर पटका कि एक छनाक की आवाज बाहर तक गूंज गई। टिपेन दौड़कर उसके चैम्बर में पहुंचा। शुभांग अपना सिर दोनों हाथों से पकड़े चेयर के बैक से सिर टिकाए बैठा अपना गुस्सा जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर उसकी जिंदगी की सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ गई थी। दादी और पापा के कहने पर वो कुछ ही दिनों में मोनिका से शादी करने जा रहा था। युवराज से अपनी दीदी की मौत का बदला लेकर अपनी भांजी काव्या को युवराज के चंगुल से छुड़ाना था। लेकिन अब नंदिनी के लिए जो भावनाएं उसके दिल में जाग गई थीं, उससे दूर जाना शुभांग के लिए नामुमकिन था। दीपेन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आर यू ओके सर? शुभांग ने आंखें बंद किए हाँ में सिर हिला दिया। दीपेन उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। शुभांग ने आंखें खोलकर देखा तो वो धीरे से बोला, आपको युवराज सर की बात पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि वो कैसे हैं। आप ऑर्डर करें तो आगे से उन्हें आपके चैम्बर में आने ही नहीं दूंगा। पर प्लीज आप अपने चेहरे की स्माइल खोने मत दीजिएगा जो थोड़ी देर पहले आपके होठों पर थी। दीपेन की बातें सुनकर शुभांग मुस्कुराते हुए बोला, यार तू आज मेरी मुस्कान के पीछे क्यों पड़ा है? दीपेन सीरियस होकर बोला, क्योंकि आपकी मुस्कान 2 साल बाद देखने को मिली है, तो अब इतनी आसानी से मैं उसे खोने नहीं दूंगा, फिर चाहे मेरी नौकरी ही रिस्क में क्यों ना आ जाए। शुभांग की मुस्कान गहरी हो गई थी। दीपेन भी खुश होकर अपने बॉस कम दोस्त की मुस्कान में खो गया था। शुभांग ने कहा, हमारी कॉफी ड्यू रह गई थी, ऑर्डर करके बैठ जाओ। दीपेन मन में सोच रहा था, आप जो कोई भी हो मिस नंदिनी, लेकिन आपने तो चमत्कार कर दिया है। अब मैं इतनी आसानी से आपको अपने दोस्त की जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। इधर नंदिनी जब शुभांग के ऑफिस से बाहर टेंशन में खड़ी निधि के पास आई, तो नंदिनी के चेहरे की चमक और होठों की मुस्कान देखकर निधि ने राहत की सांस लेकर कहा, क्या बात है नंदू, लगता है आज डेविल से सामना नहीं हुआ। नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान के साथ हल्की सी लाली खिंच गई थी। उसने कहा, वो डेविल नहीं है निधु, मेरे लिए तो हमेशा एंजल बनकर आए हैं। निधि उसको देखकर हंसते हुए बोली, क्या बात है मेरी जान, तुम्हारे एंजल ने तो कुछ ही मिनटों में तुम्हारे सारे जज्बात बदल दिए। ये झुकी निगाहें, ये गालों की लाली कुछ और ही कहती है। मुझे भी जानने का हक बनता है, मैं तो तेरी बेइज्जती हूं ना। पता ना नंदू, वो फिर तेरे करीब आया था। नंदिनी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब तो ख्याली पुलाव बनाना बंद कर, वरना पिटेगी मुझसे। निधि नाटक करते हुए गाने लगी, दोस्त दोस्त ना रहा। नंदिनी उसके पीछे स्कूटी पर बैठकर उसका कान खींचकर बोली, घर चल सब बताती हूँ। निधि के घर से होकर नंदिनी अपने घर पहुंची तो देखा कि सामने कमरे में मम्मी पापा के साथ राजवीर चेहरे पर ढेर सारी झूठी शराफत ओढ़े बैठा था। उसे देखकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा कर अंदर भागी और अपने रूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नंदिनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
कि राजवीर के साथ पापा भी बैठे थे। डर और टेंशन से नंदिनी थर-थर काँपने लगी थी। उसे ऐसा लगा कि उसके खिलाफ चल रही साजिश में आज उसके पापा को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब उसे कौन बचाएगा? कौन सुनेगा उसकी बात? उस दिन भेड़ा घाट वाली घटना के बाद शायद अब पापा भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे और माँ की बातों में आकर किसी से भी मेरी शादी कर देंगे। अपने कमरे में अकेली बैठी वो रोती रही। 2 साल पहले उसकी सौतेली माँ ने जबरदस्ती उसका रिश्ता राजवीर से करना चाहा था, जबकि पहले दिन से ही राजवीर की गंदी निगाह नंदिनी को अपने शरीर पर चुभती महसूस होती थी। उसने अपनी पढ़ाई का हवाला देकर साफ मना कर दिया था। राजवीर से शादी करने के फेवर में उसके पापा भी थे, लेकिन जब नंदिनी ने उन्हें अपनी मर्जी बताई, तो उसके पापा मान गए थे। पर माँ आज तक नहीं मानी और अब तो राजवीर ने उसके साथ जो किया, वो सजा का हकदार है। लेकिन नंदिनी जानती थी कि राजवीर बहुत ताकतवर है, उससे अकेली जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। तभी सीमा उसका दरवाजा खटखटा कर बोली, नंदिनी बाहर आओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। नंदिनी घबरा कर खुद में सिमट कर बैठ गई। जरूर मुझे राजवीर से शादी की बात करने के लिए बुलाया जा रहा है। अब मैं क्या करूं? उस राक्षस के सामने कैसे जाऊंगी? कैसे सबको बताऊं कि इसके कारण पिछले 2 साल मैंने किस दहशत में गुजारे हैं? वो रोए जा रही थी। अचानक उसे याद आया, पिछली बार जब राजवीर उसे अंधेरे में उठा ले गया, तो शुभांग ने उसे बचाया था। शुभांग का ख्याल आते ही उसे उस रात शुभांग की कही बात भी याद आ गई। उसने कहा था, तुम्हारी जैसी लड़कियां हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित रहती हैं। वो हिम्मत करके खड़ी हुई और बोली, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं खुद लड़कर जीतूंगी। और वो जाकर पापा के पास खड़ी हो गई। केशव प्रसाद जी ने कहा, आओ बेटी, बैठो मेरे पास। इनसे तो तुम मिल चुकी हो। हमने 2 साल पहले इनसे तुम्हारी शादी की बात चलाई थी, लेकिन तब तुम्हारा फर्स्ट ईयर था, इसलिए बात वहीं रह गई। अब तुम्हारा फाइनल ईयर कंप्लीट होते ही हम तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। नंदिनी हिम्मत करके बोली, पापा मैं अभी शादी नहीं कर सकती, अभी छोटे भाई की और मेरी पढ़ाई बाकी है। राजवीर बड़े रिस्पेक्ट से बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए नंदिनी जी, शादी के बाद आपका परिवार मेरा परिवार है और उसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी है। सीमा के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई थी। नंदिनी गुस्से से बोली, पापा जब सही वक्त आएगा तो मैं जरूर शादी करूंगी, लेकिन इस जल्लाद से तो बिल्कुल नहीं। सीमा गुस्से से बोली, खबरदार नंदिनी, जो तूने घर आए मेहमान की जरा भी बेइज्जती की। नंदिनी ने राजवीर की ओर देखते हुए कहा, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसके पास इज्जत होती है। वैसे अपनी करतूत के बारे में मेरे पापा को तू खुद बताएगा या मैं बताऊं? राजवीर तो ये समझता था कि नंदिनी उसकी दहशत में किसी से कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वो हैरान था कि ये बेबस बकरी आज शेरनी कैसे बन गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है नंदिनी जी, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। नंदिनी गुस्से से चिल्लाकर बोली, पापा मैं इस जानवर से बहुत डर गई थी। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी के आगे इसका राज खोला तो ये आपको जान से मार देगा। लेकिन अब किसी ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद हिम्मत करके सामना करना चाहिए। इसलिए अब मुझे इसका कोई डर नहीं है। मैं इसकी सारी करतूत बताती हूँ। जब मैंने इससे शादी के लिए मना कर दिया और एक दिन माँ आपको लेकर हॉस्पिटल गई थी, मैं कॉलेज से आकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे धक्का देकर ये खुद भी अंदर आ गया। पहले मुझे बातों से मनाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इसे थप्पड़ मार दिया, तो इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए
और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैं इसके आगे रोती चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इस राक्षस को मुझ पर दया नहीं आई। उस दिन अगर निधि समय पर न पहुंचती, तो शायद आपकी बेटी ये सब बताने के लिए आज जिंदा भी नहीं होती। तभी निधि अंदर आते हुए बोली, अंकल जी, नंदिनी की एक एक बात सच है और मैं इसकी गवाह हूँ। निधि को देखकर राजवीर को घबराहट से पसीना आ गया। निधि ने कहा, अंकल जी, उस दिन भी नंदिनी को इसने इतना टॉर्चर किया था कि जब मैं यहाँ पहुंची तो वो आधी बेहोशी की हालत में पड़ी इससे बचने की कोशिश कर रही थी। मैं भागकर किचन से चाकू उठा लाई और राजवीर पर पीछे से वार कर दिया। मुझे यकीन है कि आज भी इसकी पीठ पर वो निशान मौजूद होगा। तभी राजवीर नंदिनी को छोड़कर भागा था। नंदिनी की आंखों के आगे एक बार फिर उस दिन का मंजर घूम गया था। उसका सिर चकराने लगा। निधि ने बढ़कर उसे थाम लिया। सबका ध्यान नंदिनी की ओर जाते ही राजवीर तेजी से निकल भागा। सीमा गुस्से से नंदिनी और निधि को घूरते हुए बोली, ये सारा नाटक शादी ना करने के लिए है। मैं तो कहती हूँ ये शादी करना ही नहीं चाहती। जो लड़की रात रात दूसरे लड़कों के साथ गायब रहती है, वो शादी क्यों करेगी? ये तो हमारी नाक कटवाएगी। केशव प्रसाद जी के हाथ में जो छड़ी थी, उन्होंने उठाकर सीमा की ओर फेंक दिया और चिल्लाकर बोले, मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हें अभी उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सीमा गुस्से से बोली, इस लड़की के साथ इस घर में मैं भी नहीं रहना चाहती। अब तो यहाँ ये रहेगी या मैं रहूंगी। केशव प्रसाद जी गुस्से से बोले, ये घर नंदिनी की माँ का है, इसलिए इस घर में रहने का पहला हक नंदिनी का है। तुम चाहो तो अभी जा सकती हो। निधि ने केशव प्रसाद जी को धैर्य बंधाते हुए कहा, अंकल जी, जब मुसीबत की घड़ी हो तो सबको एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। आप बड़े हैं, आप ही शांत हो जाइए। सीमा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और निधि नंदिनी को सहारा देकर उसके रूम में ले आई। इधर शाम को शुभांग ऑफिस से घर आकर सीढ़ियां चढ़ते हुए रमेश से बोला, मेरे रूम में एक गिलास और आइस क्यूब लेकर आओ जल्दी। और तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद रमेश एक ट्रे में गिलास और आइस क्यूब लेकर जल्दी जल्दी शुभांग के रूम की ओर जा रहा था। शिशिर और सुनंदा जी हॉल में बैठकर शुभांग के बारे में बातें कर रहे थे कि रमेश की ओर इशारा करके शिशिर ने कहा, देखिए बड़ी मम्मी, पहले कभी भाई ऑफिस से आकर इस तरह अकेले ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन आज ये भी होने जा रहा है। भाई आज नंदिनी से 2 बार मिले थे और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि वो बेचारी इनके ऑफिस से रोते हुए चली गई। सुनंदा जी हैरानी से शिशिर की ओर देख रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी शुभ किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। शिशिर ने कहा, भाई नंदिनी से प्यार करने लगे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए वो खुद से ही लड़ रहे हैं। इस दिल और दिमाग की जंग में भाई टूट कर बिखर जाएं, उससे पहले प्लीज बड़ी माँ आप उन्हें संभाल लीजिए। आप उस मोनिका चुड़ैल से भाई की शादी रोक दीजिए। सुनंदा जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा तू तो जानता है ना कि मोनिका से शुभ की शादी के लिए मैं कभी एग्री नहीं थी, लेकिन धनेश और माँ जी ने ये रिश्ता तय किया है। शिशिर ने कहा, अपना जीवन साथी चुनने का हक तो भाई को देना ही चाहिए था। दूसरों की पसंद से दिल का रिश्ता नहीं बनता बड़ी माँ। फिर भाई जैसे इमोशनल इंसान के लिए वो नकचढ़ी मोनिका ही क्यों? सुनंदा जी मायूसी से बोली, छोटे, जब तुम्हारे दादाजी का देहांत हुआ था, तब हमारी कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। इस दर्द को पापा जी ने अपने दिल में ही दबा कर रखा था, किसी से बताया नहीं। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हम सबको छोड़कर चले गए। जब धनेश को ये बात पता चली, तो वो बुरी तरह टूट गया था।
लेकिन उस समय युवराज के पापा ने आगे बढ़कर धनेश की हेल्प की थी और कंपनी को डूबने से बचा लिया था। उस फैमिली का बहुत बड़ा उपकार है हमारे परिवार पर। तुम्हारे बड़े पापा और दादी माँ उन्हें भगवान से बढ़कर मानते हैं। शिशिर ने सुनंदा जी का हाथ पकड़कर कहा, बड़ी मम्मी, क्या किसी का उपकार चुकाने के लिए भाई की खुशियां दांव पर लगा दी जाएंगी? और केशवी दीदी की शादी युवराज जीजू से करके दादी और बड़े पापा उस उपकार की भरपाई कर चुके हैं। सुनंदा जी ने कहा, मोनिका से शादी के लिए शुभ ने खुद हाँ की थी। शिशिर तुरंत बोल पड़ा, भाई से पूछा ही कब था जो वो हाँ करते। बड़े पापा ने तो उन्हें इन्फॉर्म किया था कि उनकी शादी मोनिका से तय कर दी गई है। प्लीज बड़ी मम्मी, भाई की खुशियां कुर्बान होने से बचा लीजिए। कहकर शिशिर सुनंदा जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। सुनंदा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू क्यों रोने लगा बेटा? अपनी बड़ी मम्मी पर भरोसा करता है ना? मैं तेरे भाई के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी, लेकिन पहले मुझे शुभ से बात करनी पड़ेगी। इधर शुभांग ने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी और एक लार्ज पेग बनाकर जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोला, क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।